नंदिनी के घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। हर तरफ साज सजावट थी। अपने घर में इतनी खुशी देख नंदिनी अपने होने वाले पति राहुल को कॉल करती है। राहुल, हर तरफ कितनी चमक है, सब कितने खुश है ना। हाँ नंदिनी, आखिरकार हमारी फैमिली इस शादी के लिए मानी गई। हमारा इतना पुराना रिलेशन आखिरकार कामयाब हो ही गया। हाँ राहुल, फाइनली कल हमारी मेहंदी है और परसों शादी। इसके बाद हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों के बीच भी एक गहरा संबंध बन जाएगा। देखो ना कितनी खुशी है। नंदिनी और राहुल आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहां नंदिनी की भाभी सुमित्रा आती है और उसके हाथ से फोन छीनकर कहती है, नंदोई जी, आपकी परसों शादी है। शादी के बाद आप अपनी नंदिनी को खुद से अलग मत होने देना। पर अभी रात ज्यादा हो गई है, इसलिए भलाई इसमें ही है कि अभी आप भी सो जाओ और मेरी प्यारी ननद को भी सोने दो। सुमित्रा अपनी बात खत्म करके उसका कॉल कट कर देती है और नंदिनी के साथ सो जाती है। कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है और सुबह से कब दोपहर हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। दोपहर में लड़के वाले नंदिनी के घर आते हैं, यानी कि राहुल की माँ, सुमित्रा बहन, नेहा और देवर किशन नंदिनी के घर आते हैं। उनको अपने घर पर देखकर नंदिनी की माँ नीलम उनसे कहती है, अरे समधन जी, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ जरूर। वैसे हम तो यहाँ बस ये देखने आए थे कि यहाँ की तैयारियाँ कैसी चल रही है। आपको दिक्कत तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं समधन जी, कैसी बात कर रही हैं आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नीलम और सुमित्रा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बीच में नेहा और किशन बोलते हैं, आंटी जी, आप और मम्मी को ना बात कर लेनी चाहिए और हमें अपनी होने वाली भाभी के पास जाना चाहिए। क्या आप बता सकती हैं हमारी भाभी कहाँ है? नंदिनी तो अभी मेहंदी लगवा रही है, घर में फंक्शन हो रहा है ना, वही नंदिनी भी बैठी है। समधन जी आप भी चलिए ना, आप भी रस्म देख लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं। सुमित्रा अब नीलम के साथ घर के अंदर जाती है, पर नंदिनी वहां से जा चुकी थी, जिसके बाद सुमित्रा और नीलम आपस में बातें करने लगती है। उन दोनों को बात करते हुए दूर खड़ी सुमित्रा देखती है और वो सीधा अपनी ननद के पास जाती है। ननद जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी बोलिए ना, क्या बात है? नंदिनी की बात सुनकर सुमित्रा रोने लगती है। भाभी क्या हुआ है, आखिर आप रो क्यों रही है, कोई दिक्कत है क्या? नंदिनी, मैं तुमसे जो भी पूछने वाली हूँ सब कुछ सच सच बताना, क्योंकि तुम्हारा और राहुल का रिलेशनशिप काफी सालों से है और अब तुम्हारी शादी भी होने वाली है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब तुम लोगों ने शादी की बात की तब तुम लोगों ने दहेज की बात नहीं की थी, तो अब तेरे ससुराल वाले दहेज लेने कैसे आ गए? क्या आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? मतलब ये कि क्या राहुल ने तुमसे लेन देन की बात की थी? ये कैसी बात कर रही हो भाभी, राहुल को दहेज नहीं चाहिए। और जब मैंने राहुल की बात मम्मी पापा से करवाई थी तब भी राहुल और उसकी फैमिली ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने सुना कैसे वो तुम्हारी सास माँ जी को पैसे के लिए फोर्स कर रही थी। अपनी भाभी की बात सुनकर नंदिनी को एक धक्का लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कल राहुल और उसकी शादी थी। नंदिनी को चिंता में देख उसकी भाभी कहती है, देखो नंदिनी, तुम जानती हो इस शादी में कितना खर्चा हो रहा है। एकदम से पैसा लाकर देना पॉसिबल नहीं है। एक बार तुम राहुल से बात करो, क्या पता राहुल कुछ कर सके। नहीं भाभी, ये दोनों माँ बेटे मिले हुए हैं, माँ सही कहती थी। ये सही नहीं है, पर मैं ही नहीं मानी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मेरी शादी अभी हुई नहीं है, इसलिए मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। नंदिनी अपना फोन उठाती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। नंदिनी बाहर बैठकर राहुल को फोन लगाती है। राहुल, तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने खुद को समझा क्या है? अरे हम लड़की वाले हैं और तुम लड़के वाले, तो तुम कुछ भी करोगे। अरे नंदिनी, पर हुआ क्या है? तुम मुझ पर अचानक भड़क क्यों रही हो? मैंने और मेरे परिवार वालों ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? ये पूछो क्या नहीं किया। राहुल, जब हम शादी की बात कर रहे थे तब मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरी फैमिली तुम्हें दहेज नहीं देगी, और उस समय तुम और तुम्हारी फैमिली भी मान गई थी। लेकिन अब तुम्हारी फैमिली यहाँ मेरी माँ से दहेज मांगने क्यों आ गई? अरे तुम पैसों के इतने भूखे निकलोगे, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दहेज? ये कैसी बात कर रही हो नंदिनी तुम? मैंने दहेज के लिए पहले भी मना किया है और आज भी कहूँगा कि मुझे तुमसे कोई दहेज नहीं चाहिए। प्लानिंग तो तुम्हारी सच में बहुत अच्छी है। तुम इस तरह नाटक करोगी और इससे तुम माँ बेटे मेरी नज़र में भी बुरे नहीं बनोगे। शादी भी हो जाएगी और तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा। क्यों? नंदिनी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं रही?
अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हारी फैमिली यहाँ क्या कर रही है? देखो राहुल, अगर यही रहा ना तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? नंदिनी राहुल की एक नहीं सुनती और कॉल कट कर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राहुल गुस्से में अपना हाथ दीवार पे मारता है। राहुल को इतना गुस्सा करता उसका एक दोस्त वरुण देख लेता है, जिसके बाद वरुण राहुल के हाथ को पानी में रखकर उसे कहता है, क्या हुआ राहुल, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आखिर हुआ क्या है? वरुण की बात सुनकर राहुल इमोशनल होकर उसे सारी बात बता देता है। वरुण, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर तुझे इस बात का पता लगाना होगा। पता लगा और बता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आखिर कौन है जो नंदिनी को इस तरह से भड़का रहा है? पर हाँ, ध्यान रहे, ये बात फैमिली तक नहीं जानी चाहिए। राहुल की बात सुनकर अब वरुण अपने एक दोस्त राज के साथ नंदिनी के घर पहुंच जाता है। अरे वरुण, राज, तुम दोनों यहाँ? कोई काम था क्या? नहीं आंटी जी, हमें यहाँ कोई काम नहीं है। हम तो यहाँ नंदिनी से मिलने आए हैं, क्योंकि बस आज तक के लिए नंदिनी हमारी दोस्त है, उसके बाद वो हमारी भाभी बन जाएगी। इसलिए एक आखिरी बार हम अपनी दोस्त को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, जरूर देखो बेटा, वो अपने कमरे में ही है। वरुण और राज अब भागते हुए नंदिनी के पास जाते हैं। वरुण और राज को देखकर नंदिनी समझ जाती है कि उन दोनों को किसने भेजा होगा। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पर? अगर राहुल की तरफ से कोई सफाई देनी है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे नंदिनी, तो पागल हो गई है क्या? कल तेरी शादी है और आज तू शादी तोड़ने की बात कर रही है। हाँ तो क्या करूँ? माँ को दहेज देने दो। अरे राहुल की फैमिली अपनी जुबान पर क्यों खरी नहीं उतरी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तब से रट लगाए बैठी है दहेज दहेज। अरे किसने कहा तुझे कि यहाँ दहेज लेने आई है? अरे हद होती है यार। एक बार तूने अपनी माँ से पूछा कि उनको दहेज के लिए बोला भी गया है या नहीं? वरुण, हम यहाँ पर शांति से बात करने आए ना, शांत हो जा। ओके ओके, आई एम सॉरी। नंदिनी, तुझे ये दहेज वाली बात किसने कही? भाभी ने। नंदिनी, अब तो मेरा भी मन कर रहा है तुझ पर गुस्सा करने का। अरे तू कल से एक घर संभालेगी और तेरा बचपना अभी तक नहीं गया? अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये खबर ही झूठी हो। पर भाभी झूठ क्यों कहेंगी? भाभी झूठ क्यों कहेंगी ये तो अब उनसे ही पता चलेगा। इतना बोलकर राज उसकी भाभी और उसकी माँ नीलम को उसके पास लाता है। राज बेटा, समधन जी नीचे अकेली बैठी हैं, उनके सामने तुम मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आया? आंटी जी, अभी सब पता चल जाएगा। नंदिनी, अब तुम अपने सारे सवाल पूछो। माँ, राहुल की मम्मी ने आपको दहेज के लिए बोला है। ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? वो तेरी होने वाली सास है और तू अपनी सास के बारे में ऐसा बोल रही है? राज बेटा, ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रही है ये? यही तो हमें भी नहीं पता आंटी। हमें तो राहुल ने बताया कि ये महारानी शादी तोड़ने की बात कर रही है। क्या? नंदिनी, तू शादी तोड़ने की बात कर रही है? तुझे पता भी है हमारी कितनी बेइज्जती होगी? और अगर तूने इस शादी को तोड़ा तो तू राहुल से कभी बात तक नहीं कर पाएगी, जिसके साथ तूने इतना समय बिताया है, जिसके साथ तूने इतने सपने संजोए हैं, उसका क्या? और किसने कहा तुझे कि सुमित्रा बहन मुझसे दहेज की बात करने आई है? अरे वो तो यहाँ की तैयारियां देखने आई है। पर भाभी ने तो मुझे यही कहा था। भाभी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? अरे पर इसको किसने कहा? सुमेधा, तूने ये बात नंदिनी को क्यों कही कि उसकी सास दहेज की बात करने आई है? मुझे लगा माँ जी, इसलिए मैंने ये बात कही। लगा? पर आपने तो कहा था, आपने खुद सुना है। नंदिनी की ये बात सुनकर अब सब समझ जाते हैं कि सुमेधा ने जानबूझकर भड़काया है। पर उसको भड़काया क्यों? बस यही बात सबके जहन में थी और यही बात पता करने के लिए नीलम सभी को कमरे से बाहर भेज देती है, सिवाय नंदिनी और सुमेधा के। सुमेधा, मुझे पता है तूने ये जानबूझकर किया है। तूने जानबूझकर ही नंदिनी के कान भरे, पर ऐसा क्यों किया? माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो तो मैंने। भाभी, ये आपने क्यों किया? आखिर क्या वजह है ये करने की? नंदिनी, वो। सुमेधा बहाने कर ही रही थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ पड़ती है। सच बता, आखिर तूने ये क्यों किया? क्यों तू मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती थी? हाँ, मैंने किया, क्योंकि मुझे शुरू से ही नंदिनी से जलन थी, क्योंकि मेरा भाई इससे प्यार करता था। मेरी फैमिली भी अच्छे घर से बिलोंग करती है, उसके बाद भी इसने राहुल को ही चुना। बस
इसलिए मैंने ऐसा किया। पर आपकी ये चाल कामयाब ना हो सकी और आपका सच सबके सामने आ गया। नंदिनी अपनी भाभी से ज्यादा बात नहीं करती और राहुल को उसके सामने कॉल करके कहती है, राहुल मुझे माफ़ कर दो। किसी ने हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसका सच मेरे सामने आ गया है। पर अब मैं तुमसे वादा करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी तुम्हें इतना हर्ट नहीं करूँगी और ना ही किसी की बातों में आऊँगी। इस तरह सुमेधा का सच सबके सामने आ जाता है। नंदिनी भी अपने किए गए बर्ताव के लिए राहुल से माफी मांगती है और इस तरह राहुल और नंदिनी की अगले दिन बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। बात करें तो लड़के लड़की की शादी करवाते वक्त लड़के का खानदान, उसे कोई गलत आदतें तो नहीं है, लड़का मेहनती तो है, ये सब देखा जाता था और लड़की के गुण और संस्कार देखे जाते थे। पर जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वैसे वैसे लोगों का नज़रिया भी बदलता गया। अब लड़के के पास पैसा कितना है और कितनी ज़मीनें हैं ये देखा जाता है और लड़की पढ़ी लिखी तो है ये देखा जाता है। अब पढ़ाई और पैसा कहाँ तक एक दूसरे का साथ निभा पाते हैं ये तो आजकल देखने वाली बात हो गई है। जानकी, तुम्हें आकाश के लिए कोई लड़की समझ में आई या नहीं? मैंने तो कई जगह आकाश के लिए बात चलाई है। कल ही मैं एक फंक्शन में गई थी, वहाँ भी कई सारी औरतें अपनी बेटियों के साथ आई थी। वहाँ भी मैं आकाश की बात चला के आई हूँ। ये सही किया तुमने। पर देखना, लड़की पढ़ी लिखी अच्छे खानदान की होनी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन लड़की सुंदर पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं अपने आकाश के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना पसंद करूँगी। एक तरफ जवेरी लाल का परिवार अपने बेटे आकाश के लिए एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की तलाश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रिया की माँ को आकाश का परिवार पसंद आ गया था। अरे मैं कह रही हूँ, कल ही तो वो आई थी फंक्शन में, कितने सारे गहने पहने थे उन्होंने, सर से लेकर पाँव तक एकदम टिप टॉप थी। कितनी महंगी तो साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। वो अपने बेटे आकाश के लिए एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही है। मैं तो कहती हूँ हमारी रिया उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। पर क्या तुम्हें लगता है कि रिया इस रिश्ते के लिए मानेगी? अरे आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सबसे ज़्यादा सुखी है इस दुनिया में। रिया भी तो हमेशा से कहती है कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं, तो आकाश से बेहतर लड़का उसे मिल ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ तुम जल्दी से रिया से बात कर लो, तो हम आकाश के साथ उसका रिश्ता तय कर दें। हाँ बस, आज वो ऑफिस से जैसे ही घर आएगी ना, मैं उससे बात कर लूँगी। कावेरी और चंदन दास को आकाश का परिवार बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा पैसा था। हर माता पिता की तरह वो भी अपनी बेटी की शादी एक बड़े पैसे वाले खानदान में करवाने की सोच रहे थे। ओहो माँ, तुम फिर से शुरू हो गई मेरी शादी को लेकर। अरे तो अब तेरी उम्र भी तो हो गई है ना, अब नहीं करेगी तो कब करेगी फिर शादी? माँ, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? वही तो बात है ना, तो इतनी मेहनत करती है पैसे कमाने के लिए। अरे मैंने तेरे लिए ऐसा घर ढूंढा है कि तुझे ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आराम से रानी बनकर रहेगी तू उस घर में। अच्छा, लड़का क्या करता है? अरे वो छोड़ना कि क्या करता है, तू तो बस ये सोच कि तेरे जितने भी सपने हैं ना, विदेश में घूमने के, नए नए कपड़ों के, वो सब पूरे हो जाएंगे। उस घर में तुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होगी। अच्छा, इतना पैसा है उनके पास? अरे उनके पास इतनी ज़मीनें हैं, घर है, सब कुछ उन्होंने किराए पर दे रखा है। लाखों में तो किराया आता है उनका। तू बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे, बहुत खुश रहेगी तू उस घर में। पर उनके पास इतना पैसा है तो वो मुझे क्यों अपने बेटे के लिए पसंद करेंगी? अरे उन्हें सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए, और तुझ में वो सारे गुण हैं बेटा। ठीक है माँ, अब आप उनकी इतनी तारीफ़ कर रही हैं तो मेरी तरफ से भी हाँ है। ये हुई ना बात बेटा, देखना तेरी शादी पे भी इतना खर्चा करेंगे कि सब लोग देखते ही रह जाएंगे। रिया की माँ ने रिया को आकाश के घर वालों के बारे में बताकर मना लिया था और रिया भी खुश थी कि उसकी शादी एक बड़े खानदान में तय हो रही है। आकाश के घर वालों को भी रिया पसंद आ गई थी। हमें भी रिया बहुत पसंद है, हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी, सुंदर पढ़ी लिखी। अरे रिया तो बहुत पढ़ी लिखी है, एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ हमें जल्दी से इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसे,
हम जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रिया और आकाश के परिवार ने मिलकर शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। रिया के लिए शादी में बहुत सारे महंगे महंगे तोहफे और गहने आए थे उसकी ससुराल की तरफ से, जिसे देखकर रिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी। कितने सुंदर और महंगे गहने हैं ना। हाँ माँ, सच में बहुत सुंदर है। और ये मेरी शादी का लहंगा तो कितना सुंदर है, बिल्कुल जैसा कटरीना ने पहना था ना, वैसा ही है। मैंने कहा था ना तू राज करेगी, राज उस घर में। हाँ, सच्ची कहा था माँ आपने। रिया और आकाश की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है और रिया पहुंच जाती है अपने ससुराल। ये कमरा तो काफ़ी अच्छा है, कितना बड़ा भी है ना। हाँ, ये स्पेशली हमारे लिए बनवाया है मम्मी ने। मुझे तो बहुत पसंद आया सच में। अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है तुम्हें। इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम आराम की ज़िंदगी जी सकती हो यहाँ, बिल्कुल मज़े से। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं कुछ दिनों बाद ना अपनी जॉब फिर से चालू रखना चाहती हूँ। वैसे तो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। ठीक है, मैं अब भी तैयार होकर आती हूँ। रिया आकाश के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में आकाश के सब रईस दोस्त आए हुए थे। और आकाश, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया, तू सुना क्या चल रहा है? बस अभी एक और ज़मीन का सौदा किया है, वो किराए पे दे दी है, उसी के पैसों से ऐश करूँगा अब। बढ़िया है, मज़े से ज़िंदगी को जीना चाहिए। तो आप क्या काम करते हैं वैसे? जो आपके पते करते हैं भाई। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसका मतलब है इसकी भी कई सारी ज़मीनें हैं और सब किराए पर दे रखी है, बस उसी की कमाई से मौज करता है। हाँ, आकाश से ही तो सीखा है भाई, किराए की कमाई होती रहती है और हम मज़े लेते रहते हैं। वो तो ठीक है, पर हमें कुछ अपना भी करना चाहिए ना, जैसे कोई व्यापार, जॉब या और कुछ नहीं? आपको नहीं लगता ऐसा? कैसी बात कर रही हो? जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर और कुछ क्यों करना? किराए पे ज़मीन देना भी तो काम ही है ना, एक तरह का बिजनेस ही तो है। और नहीं तो क्या, मेरी पत्नी भी ना बिल्कुल मेरी ही तरह है, वो अपनी ज़िंदगी मौज के साथ जी रही है। हाँ, पर रिया को तो जॉब करना पसंद है और इसलिए मैं अभी उसे रोकना नहीं चाहता। रिया को आकाश का कुछ ना करना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन आकाश तो पहले से ही यही करता आ रहा था। लेकिन उसने रिया को जॉब करने से नहीं रोका। कुछ दिनों के बाद, आज से मैं फिर से जॉब शुरू कर रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगी। वैसे तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, लेकिन मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी पढ़े लिखे हो, तुम भी जॉब या ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लेते? अरे तुम्हें हो क्या गया है? मैंने कहा ना हमारी इतनी ज़मीनें किराए पर दी हुई है तो हम अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। रिया, हम कुछ और करके अपना वक्त और पैसा बर्बाद क्यों करें? ठीक है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। ठीक है, बाहर कार खड़ी है, तुम उसमें चली जाओ। ठीक है, चलो चलती हूँ मैं। रिया ने अपनी जॉब फिर से शुरू कर दी थी और अब वो आकाश पर भी दबाव डाल रही थी कि वो भी जॉब करे या कोई मेहनत वाला काम करे, जबकि आकाश का कहना भी गलत नहीं था कि जब वो किराए से ही इतने पैसे कमा रहा है तो और कुछ करके अपना पैसा और समय क्यों बर्बाद करे। अब इन दोनों की आगे की ज़िंदगी क्या रुख लेती है वो तो रिया और आकाश पर ही आधार रखता है। रिया एक पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट लड़की है जिसने आकाश के साथ शादी की है, जिसके पास इतना पैसा और ज़मीनें हैं कि वो उन्हें किराए पर रखकर काफ़ी पैसा कमाता है। रिया को भी हमेशा से ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए थी और शादी के बाद आकाश ने रिया को हर वो खुशी दी है जो एक लड़की कभी अपने सपने में देखती है। लेकिन रिया ने अब अपनी जॉब फिर से चालू कर दी है और अब उसके विचार शायद कुछ बदलने से लगे हैं। बहुत थकी हुई लग रही हो। हाँ, ज़्यादा काम था जो ऑफिस में। मैं वही तो कह रहा हूँ तुमसे, क्या ज़रूरत है तुम्हें काम करने की? सब कुछ तो है हमारे पास। ये सब मैंने या तुमने नहीं कमाया आकाश, इसलिए मैं ज़िंदगी में वो करना चाहती हूँ जो मेरा है। ये मेरा तुम्हारा क्या होता है? सब कुछ हमारा ही तो है। तुम्हारा कैसे हुआ? इनमें से कुछ भी तुमने नहीं कमाया। ये ज़मीनें, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब मेरे नाम पर ही है
और मैंने ही इन्हें अच्छी जगह किराए पर दिया है। इनसे जो मुनाफा होता है वो मेरा ही तो हुआ ना। ऐसा नहीं है आकाश, ये सब तुम्हारे पुरखों का है, तुम बस किराए की कमाई खा रहे हो। हाँ तो वो भी ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? मैं कोई गलत काम करके तो पैसे नहीं कमा रहा, ना ही कहीं उड़ा रहा हूँ। मैं सब कुछ अच्छी जगह पर किराए पर देता हूँ जिससे मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। किसी की कोई चोरी तो नहीं की मैंने। तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ अपना करना चाहिए। रिया, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। ये सब हमारा ही है। हमारा नहीं, तुम्हारा। मैं अपने पैसे कमा रही हूँ मेहनत करके, बस वही मेरे हैं। तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो आजकल तुम? कुछ नहीं, छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। जाने दो, मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। रिया का बर्ताव दिन ब दिन कुछ अजीब सा होता जा रहा था। अब वो हर बात पर चिढ़ने लगी थी। रिया, ये देखो, आज मैंने नई कार ली है। कैसी है बताओ तो? नई कार? लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 कार है ना। हाँ, पर ये मार्केट में नई आई है तो मैंने ले ली। आकाश, क्या ज़रूरत थी इन सब पर फालतू पैसे खर्च करने की, जब इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अरे तुम बात बात पर इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? कार ही तो ले ली है, कोई चोरी थोड़ी की है किसी की। तुम्हें पैसों की कदर नहीं है आकाश, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है ना। मेरे नहीं है इससे क्या मतलब है? मेरे नहीं तो किसके है? ये जो तुम पैसे उड़ा रहे हो ना, वो बस किराए की कमाई है और कुछ नहीं। रिया, ये क्या हर बात पे जब देखो किराए की कमाई करती रहती हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी, ठीक है? मैं भी किसे समझा रही हूँ, छोड़ो, जाने दो। तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेहनत करके कमाना क्या होता है, अपने पैसे कमाना क्या होता है। रिया और आकाश के बीच की लड़ाइयाँ आजकल बढ़ती जा रही थी। दोनों में हर छोटी बात को लेकर बहस होती थी, लेकिन फिर दोनों बात को संभाल लेते थे। लेकिन ये कब तक चलने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। सुनो, आज मेरे ऑफिस वालों ने पार्टी रखी है, सब अपने पार्टनर्स के साथ आने वाले हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलना ना। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूँगा। रिया और आकाश शाम को पार्टी में पहुंचते हैं, जहां आकाश अपनी नई कार लेकर पहुंचता है। वो इतनी महंगी कार थी कि कंपनी के मालिक के पास भी नहीं थी। रिया के साथ काम करने वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं। अरे वाह, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर तो ठीक, महंगी कितनी है? मार्केट में बहुत कम मॉडल है इसके। हाँ, आकाश को नई नई कार्स खरीदने का शौक है। हाँ, पैसा है तो क्यों नहीं खरीद सकते, इसलिए मौज करनी चाहिए ज़िंदगी में। रिया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले इतने रईस हैं, फिर तुम यहाँ जॉब क्यों कर रही हो? सर, पैसा मेरे ससुराल वालों के पास है, मेरे पास नहीं। मुझे मेहनत करके पैसा कमाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, चाहे 25,000 कमाने में आपकी पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ज़िंदगी को जीने के बजाय जो आपके पास है उसे बस कोसते रहो। जो आपके पास है वो आपका नहीं है, आपको बस मिला है, आपने कमाया नहीं है। आपको जो चीज़ मिली है इसका मतलब ये है कि आप इसके हकदार हैं। क्यों, आप लोग इसे एग्री करते हैं कि नहीं? हाँ, सही बात है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो आराम से अपनी ज़िंदगी को जीती, यूँ मजदूरी नहीं कर रही होती कंपनी में। पर ज़िंदगी में बिना मेहनत बस बैठा रहना और ऐश करना, ये भी तो बेवकूफ़ी है। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, अक्सर वो लोग यही ज्ञान देते हैं। सही कहा आपने। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग है, स्वर्ग। अगर पैसा अपनी मेहनत से कमाया हो तो बाप दादा का पैसा तो बैठे बैठे सबको मिल जाता है। अगर ऐसा होता तो इस ऑफिस में सब लोग काम नहीं कर रहे होते, मेरी तरह ज़िंदगी के मज़े ले रहे होते। रिया और आकाश पार्टी में एक दूसरे पर ताने कसने से नहीं चुके, लेकिन ये लड़ाई घर जाकर और ज़्यादा बढ़ गई। तुम मुझे अपने साथ पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाने ले गई थी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की या तुमने? शुरुआत तो तुमने की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये चंद पैसे कमा लेती हो, इससे खुद को मैडम समझने लगी हो? कम से कम मैं मेहनत से कमाती तो हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किराए की कमाई से पैसे उड़ाते रहो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे बचाए जाते हैं। हाँ, इन्हीं पैसों की वजह से ही तुमने मुझसे शादी की थी, याद है या याद करवाऊं? ये किराए की कमाई की वजह से ही तुम आज इतने बड़े घर में रहती हो और इतने बड़े कमरे में रह रही हो।
अगर मुझे पता होता ना कि तुम पूरी जिंदगी बस यही सब करने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी शादी करती ही नहीं। और अगर मुझे पता होता कि तुम शांति से सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकती तो मैं भी कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं कहता। आखिर कमी क्या है तुम्हें इस घर में? मैंने कौन सी चीज़ नहीं दी तुम्हें? मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अपने दम पे कुछ करना बहुत ज़रूरी है, पर तुम हो कि इतनी सी बात नहीं समझ रहे। अगर मेरे पास किराए की कमाई इतनी अच्छी हो रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है इस चीज़ से? तुम भी खुश रहो, मुझे भी रहने दो। अरे तुम क्यों बेफिजूल के कारण बीच में ला रही हो? तो क्या तुम पूरी जिंदगी बस यूं ही घर में बैठे किराए की कमाई खाते रहोगे और कुछ नहीं करना जिंदगी में? इंसान पैसा कमाता इसलिए है कि वो सारी चीज़ें हासिल कर सके, और वो सारी चीज़ें मेरे पास है, तो तुम्हें दिक्कत क्या है इस चीज़ से? अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम ही कहती कि तुमसे शादी कर ली, एक अच्छी ज़िंदगी भी नहीं जी सकती मैं। तुम औरतों को आखिर चाहिए क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम मर्द कभी हमें समझ भी नहीं सकते। हमारे उसूल, हमारी चिंता तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगी। जिंदगी बस ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, अपने दम पर कुछ कर दिखाने की लगन होनी ज़रूरी है। ये सारी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है बस। असल लाइफ में तो पैसा ही काम आता है। मेहनत के बिना पैसा भी फीका लगने लगता है। तुम चाहती क्या हो अब ये बताओगी? मुझसे रोज रोज की ये परेशानी नहीं संभाली जाती। मैं भी तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूं। अब मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। और मुझे जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं लगता, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ तो फिर यही अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। हाँ, तुम अपनी तरह से जिंदगी जियो और मैं अपनी तरह से। ठीक है, मैं आज ही वकील से बात करता हूँ, वो तुम्हें तलाक के पेपर्स भिजवा देगा। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूंगी। रिया और आकाश की बढ़ती लड़ाइयों का नतीजा ये हुआ कि वो दोनों अलग हो गए। उन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया। अब कौन सही था, कौन गलत, इसका फैसला करना तो मुश्किल है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में? राधा की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि राधा के बहुत सारे अरमान थे और उन अरमान में से एक अरमान था अपने पति के साथ नाइट आउट करने का। विकास, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। शादी के बाद सभी कपल बाहर घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। तुम भी मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो ना। क्यों ना आज हम नाइट आउट करें? राधा, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। अब तुम शादीशुदा हो और इस घर की बहू हो। पर मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आप मेरे पति हैं और मेरे पति से तो मैं अपनी मन की बात कर ही सकती हूँ ना। हाँ, पर हमारे घर में कुछ नियम, कायदे, अनुशासन है। तुम्हें जैसे तुम्हारे मायके में फ्रीडम मिली थी ना, शायद वैसी फ्रीडम तुम्हें ना मिल सके, पर प्यार बराबर मिलेगा यहाँ पर। इसलिए तुम अभी सो जाओ, क्योंकि इस घर की बहू रात को घर से बाहर नहीं निकलती। इतना बोलकर विकास हंसकर सो जाता है। राधा अपनी पति की बात सुनकर बहुत हैरान होती है, पर कुछ नहीं कहती और खुद को अपने परिवार वालों के साथ ढालने की कोशिश करती है। अब अगली सुबह राधा की जिठानी कोमल हमेशा की तरह घर में सबसे पहले उठकर पूजा पाठ करती है और रसोई में नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करने के लिए बैठता है, पर अब तक राधा की तो आँख ही नहीं खुली थी। पूरा परिवार यहाँ है सिवाय छोटी बहू के। छोटी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? वो अब तक नाश्ते के टेबल पर क्यों नहीं आई? हाँ पिताजी, सब ठीक है, बस राधा के सर में ना हल्का दर्द था, तो मैंने उसका नाश्ता उसके कमरे में रखवा दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, कल से आपको राधा परिवार वालों के साथ ही नजर आएगी। बड़ी बहू, अभी तुम्हारी सास घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हें ही घर की जिम्मेदारी उठानी है, और छोटी बहू को इस घर के तौर तरीके बता देना। चलो सब नाश्ता करो। इतना बोलकर सब जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, तभी वहाँ राधा अंगड़ाई लेती हुई आती है और सभी घर वालों को नाश्ता करता देखकर उनसे कहती है, अरे आप सब इतने जल्दी उठ गए और नाश्ते के लिए भी बैठ गए? अभी तो सिर्फ 7 बज रहे हैं और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी आँख जल्दी खुल गई। खैर, सब नाश्ता कर ही रहे हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ। बड़ी बहू, ये सब क्या है?
तुम तो कह रही थी कि छोटी बहू के सर में दर्द है और तुमने उसका नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दिया है। पर बहू तो नींद से उठकर अभी आ रही है। और छोटी बहू तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। बड़ी बहू को देखो कैसे साड़ी में है और सर पर पल्लू रखे हुए हैं, और एक तुम्हें देखो जैसे कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। माफ़ करना ससुर जी, मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, पर आइंदा से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बेचारी राधा को ससुराल आए कुछ ही दिन हुए थे कि वो अपने ससुर से डांट खा लेती है, जिसके बाद उसका पूरा दिन मनहूस की तरह गुजरता है। साथ ही साथ घर में रहकर राधा को अपने ससुराल की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और मर्यादा के बारे में भी खूब सारी जानकारी मिलती है। दीदी, आप सारा दिन इस साड़ी में, वो भी सर पर पल्लू रखकर कैसे रह लेती है और घर का सारा काम भी कर लेती है? मेरा तो आज पहला दिन है और पहले दिन ही मेरी हालत ख़राब हो गई। आज ना मुझे अपने मायके की बहुत याद सता रही है। शादी के बाद ही लड़कियों को अपने मायके की कदर होती है, और ये घर तो ऐसा है कि जिसमें बेचारी बहू को खुलकर सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है। इस घर की औरतें अकेले घर से बाहर तक नहीं निकल सकती। अपने पतियों के साथ कहीं जाना हो तो घर वालों से इजाज़त ले। हर समय साड़ी में घूमो और घर में काम करो। किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों से भी बात करना मना है। अगर उन्होंने हमें किसी के साथ बात करते हुए देख लिया तो हमसे ही सवाल किए जाएंगे। क्या इस घर में बहू के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां हैं? आखिर ऐसा क्यों? क्या हम इंसान नहीं हैं? कौन सी सोच लेकर जी रहे हैं ये लोग? पता नहीं राधा, पर यहाँ रहकर अब मुझे भी आदत हो गई है। मैंने तो अपनी सारी इच्छाओं को ही मार डाला है। अच्छा होगा अगर तुम भी समय के साथ खुद को बदल लो। कोमल राधा को अपने ससुराल के नियम, कायदे, कानून समझाकर अपने कमरे में चली जाती है, और बेचारी राधा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उसके एक दोस्त का फ़ोन आता है और राधा अपने दोस्त से काफ़ी देर तक हंसते हुए बातें करती है। ये सब उसका ससुर शंकर देख लेता है। बहू, इतनी रात को तुम इतनी देर से फ़ोन पर किससे बात कर रही हो? हम तुम्हें देख रहे हैं कि पिछले आधे घंटे से किसी लड़के से शायद बात कर रही हो फ़ोन पर। लड़के से इतना हंसकर कौन बात करता है? ससुर जी, आप नाराज़ मत होइए। मैं जिससे बात कर रही हूँ ना, वो मेरे स्कूल का दोस्त है। हम दोनों ने साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करी है, और विकास जानता है मेरे दोस्त को। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि विकास तुम्हारे किसी दोस्त को जानता है या नहीं। ये मेरे घर की मान मर्यादा की बात है, और मेरे घर की बहू किसी गैर मर्द से बात करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम मेरी प्रतिष्ठा को यूँ मिट्टी में ना मिलाओ, और आइंदा से अगर मैंने तुम्हें कभी भी किसी लड़के से बात करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। शंकर की बातें सुनकर आज राधा अपना गुस्सा रोक नहीं पाती, और वो अपने ससुर की किसी भी प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की परवाह नहीं करती और अपने ससुर से ही लड़ पड़ती है। बस बहुत हुआ। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे इस घर की प्रतिष्ठा, मर्यादा, मान, सम्मान के बारे में ही बताया जा रहा है। आपने तो इस घर को बिल्कुल गोकुल बना रखा है। इस घर के हर नियम, कायदे, कानून वर्षों से चले आ रहे हैं, पर अब आपको अपने नियम और असूल को बदलने होंगे, क्योंकि अब समय बदल चुका है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? तुम इसका परिणाम नहीं जानती। हम तुम्हें अपने बेटे से चाहे तो अभी अलग कर सकते हैं। और कर भी क्या सकते हैं आप? पर अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अब इस घर के नियम, कायदे, कानून सब बदलेंगे। हम भी इंसान हैं, हम खुलकर जिएंगे, और मैं भी देखती हूँ कौन मुझे विकास से अलग करता है। राधा अपने ससुर की एक नहीं सुनती और अपने ससुर को चुनौती देकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से समय गुजरता है और हमेशा राधा अपने ससुर के फैसलों के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू, छोटी बहू के साथ रहकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे भी पंख निकल आए हैं? तुम्हें लगता है कि जैसे ये बेशर्म लड़की इस घर में जी रही है तुम भी रह लोगी? माफ़ करना ससुर जी, ज़िंदगी में पहली बार आपसे सवाल कर रही हूँ, पर आज मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तो देवरानी का जादू चल ही गया। इसके साथ रहकर तुम भी हमसे सवाल करने लगी। ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे क्यों नाराज़ हूँ तो सुनो। मुझे तुम्हारा छोटी बहू के साथ रहना पसंद नहीं।
तुम उससे अलग रहो, और अगर उससे अलग नहीं रह सकती तो मेरे बेटे से अलग हो जाओ। बस कीजिए ससुर जी, अब तो आपने हद ही पार कर ली। मैं तो जेठानी जी के साथ ही रहूंगी। माफ़ करना पिताजी, पर आपके नियम, कानून, उसूल और प्रतिष्ठा सही नहीं है। आप नहीं जानते कि आपके इस कानून की वजह से, इन नियम की वजह से हम घर वालों पर क्या बीतती है। और घर 4 दीवारों से घर नहीं बनता, बल्कि घर तब बनता है जब घर का हर एक व्यक्ति साथ रहे, खुश रहे, उन्हें जीने का अधिकार मिले। पर आपने हमें वो अधिकार दिया ही नहीं। आपने तो हमारी सांस पर भी पाबंदियां लगा रखी है। तो छोटी बहू ने आज हमारे बेटों को भी हमारे खिलाफ कर दिया, तो तुम सब भी कान खोल कर सुन लो। जिसे मेरे घर में रहना है वो मेरे हिसाब से रहे, वरना दरवाज़ा खुला है, जा सकता है यहाँ से। शंकर की बात सुनकर विकास और राधा को बहुत बुरा लगता है, और इस बार कोमल भी उन दोनों का साथ देती है, और वो तीनों शंकर के बोलने पर घर छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद शंकर अपने घर में अकेला रह जाता है। अकेले घर में रहने के बाद शंकर को लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं, और घर का सन्नाटा शंकर को काटने को दौड़ता है। जिसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और वो अपने बेटे बहू से माफ़ी मांगकर उन्हें एक बार फिर अपने घर ले आता है।